अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के हालात के हवाले से। अमजद साबरी का कत्ल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा होना, दो यके बाद दीगरे बड़े वाकयात ने कराची के अमन के हवाले से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इस अमन की कीमत कराची के हजारों शहरियों ने ऑलरेडी अदा की है और न जाने कब तक शहरी इस अमन की कीमत अदा करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सस्टेनेबल बुनियादों पर या अमन कायम हो सकता है। रेंजर्स ने बेहतर तौर पर कार्रवाइयां की पिछले 2-2.5 वर्षों में और 70 से 80% दहशतगर्दी पर काबू पाया। शहरियों ने किसी हद तक सुकून का सांस लिया था कि इन दो बड़े वाकयात ने दोबारा से खौफ और पैनिक की फिजा जो है वो बपा कर दी है। इस हवाले से शहरियों की ओपिनियन लेंगे कि आम शहरी इस पर क्या कहता है और वो किस हद तक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सर, क्या कहेंगे कराची के हालात के हवाले से? दोबारा बिगड़ रहे हैं? हाँ जी, दोबारा बिगड़ रहे हैं। सभी देख रहे हैं हालात कैसे हो रहे हैं। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं बाजार में रश भी नहीं है। यहाँ है सिक्योरिटी है बाजार में? बाजार में कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन लोग खौफ से डरे हुए हैं। लोग निकल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं बाजारों में। मैंने मार्केट से भी बात किया है, दुकानदार से बोले हालात की वजह से ये हालात हो जो पैदा हो गई है। तो सर, क्या वजह है? कराची में एक ही वाकया पूरे कराची को, मुल्क को हिला कर रख देता है। मसाइल दोबारा जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी पहले से बढ़कर कुछ और करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी, जहाँ तक हो सके करना चाहिए, जितना हो सके मुमकिन करना। एक आम शहरी की क्या राय है? अब हालात कैसे संभल सकते हैं? हालात यही है, सिक्योरिटी सख्त करे, सजाएं दे, जिसको पकड़े छोड़े नहीं, उसे सख्त से सख्त सजा दे। जब सजा होगी तो लोग डरेंगे, तो फिर नहीं करेंगे। ये सजाएं नहीं मिल रही कातिलों को, दहशतगर्दों को? बिल्कुल सजा नहीं मिलती है। आप खुद भी देख रहे हैं, मीडिया में भी आता है, सजा मिलती नहीं है। पकड़े जाते हैं, दिखाते हैं, सामने लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ। सर, अमजद साबरी के कत्ल को आज 9 रोज गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो कातिलों का कोई पता नहीं चला। तो आप समझते हैं कि कातिल पकड़े भी जाएंगे या ऐसे ही वो माजी की तरह दोबारा जो है वो कोई माजी का वाकया बन जाएगा? जी हाँ, ऐसे ही लगता है कि माजी का वाकया ही बन जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसे ही है, पकड़े भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा नतीजा जो है। कितना ज़रूरी है कराची के अमन के लिए कि अमजद साबरी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए? कितना ज़रूरी है? बहुत 100% ज़रूरी है भाई। उससे लोगों को थोड़ा बहुत तो हौसला मिलेगा। हौसला मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अमजद साबरी साहब का जो कत्ल हुआ है, ये इनका कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान को मार दिया जाए तो समझे पूरी इंसानियत का कत्ल किया आपने। हर आम आदमी जो है ना इस वक्त खौफ के साए में आया हुआ है कि वो बंदा घर से बाहर निकले तो कैसे निकले, उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है। सर, क्या कहेंगे हालिया वाकयात के हवाले से? अमजद साबरी का कत्ल, चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा, हालात दोबारा कराची के ख़राब होने जा रहे हैं। हाँ, ये तो है, मगर ये कि जो पिछले साल जो था ना, जैसे राहिल साहब जो थे, बड़ा अच्छा था। यानी कि रमज़ान सुकून से गुजरा था। दहशतगर्दों के नेक्सस को तोड़ेंगे, तो आर्मी चीफ ने तो खुलकर बयान दिया है इस बार। तो आप समझते हैं कि आम बंदा किसी हद तक जो है अब बेहतर महसूस कर रहा है या अभी भी खौफ के जो बादल है वो मंडला रहे हैं? अभी भी खौफ के बादल मंडरा है। सर, क्या कहेंगे आम आदमी ज़्यादा इनसिक्योर है अभी हालिया जो वाकयात हुए? आम आदमी वाकई ज़्यादा इनसिक्योर है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो ये सिक्योरिटी है, कोई मतलब लगता नहीं है कि कोई काम कर रही है। हुकूमत कुछ कर भी नहीं रहे। मैं कहता हूँ जो हुकूमत अच्छा हुकूमत आवे और आवाम खुद सही हो जाएंगे। तो हुकूमत बेहतर नहीं है, सिंध हुकूमत बेहतर काम नहीं कर, कोई काम नहीं कर रहा है। आप देखो, कायम अली शाह आ जाते हैं, कराची का विजिट कर लेते, वापस चला जाता, कुछ करता ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ जाते, कुछ नहीं करता। तो जब तक हुक्मरान अपना मरकज़ जो है वो लंदन अमेरिका की बजाय कराची नहीं बनाएंगे, आप ये कह रहे हैं, हालात सही नहीं होंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। पिछले सालों से अब तक बहुत अच्छा रहा है। ओवरऑल बेहतरी है? बहुत बेहतरी है, यानी ये 1-2 वाकयात के अलावा ओवरऑल हालात बेहतर हैं कराची? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप समझते हैं कि रेंजर्स ने बेहतर तौर पर काम किया है, पुलिस ने बेहतर तौर पर काम किया है? बेहतरीन करा है, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं उनके लिए हमारे। ज्यादा क्रेडिट किसको देते हैं? रेंजर को देते हैं, पुलिस को देते रेंजर्स को। हैं? सर, ये बताएं, अभी ये जो हालिया ये जो वाकयात हुए हैं, इसके बाद आम बंदा इनसिक्योर फील कर रहा है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, या कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है इसको? ओवरऑल हालात बेहतर है? ओवरऑल हालात भाई बहुत बेहतर है। एक आध वाकया हो जाता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो कारोबार पर कोई असर आया इसका? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आप समझते हैं कि रेंजर्स ने बेहतर तौर पर काम किया है पिछले 2-3 वर्षों में? बहुत अच्छा काम किया रेंजर्स ने, हम सलूट करते हैं रेंजर्स को। सर, क्या कहेंगे कराची के हालात के हवाले से?
हालात पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन है, पीस हो गया है और ये है कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा बन गया कारोबार का। ठीक है, तो ये हालिया जो 2 वाकयात हुए इसका कोई असर आया है? नहीं, इसका ऐसा कोई खास असर नहीं आया, थोड़ी सी एक आध दिन प्रॉब्लम होती है, ज़रा सा कुछ अफेक्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ प्रॉब्लम आई, बाकी अदरवाइज सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो रिसेंट 2 वाकयात हुए हैं इस रमज़ान में, आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट आया है? आम आदमी ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, इनसिक्योर फील कर रहा है? जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। जिस दिन इनके हुआ उस दिन से कारोबार जो है बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया है। यहाँ कारोबार बिल्कुल नहीं है। सर, यहाँ कुछ लोग मुझे मिले, वो कह रहे हैं कारोबार तो उसी तरह है, पहले जैसे पिछले 2 रमज़ान में हो रहा था, इस रमज़ान में भी वैसे ही है। नहीं, गलत कह रहे हैं। जो बात बता रहे हैं वो उन्हें सिर्फ मीडिया को देख के कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे यहाँ कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। हम अब भी शाम को जो बाज़ार खोलते थे, हम अब भी वो नहीं खोल रहे, डर और खौफ की वजह से ही। तो अगर जब तक ये हमें यहाँ पे आप देखें, अभी बाहर निकलें, कोई पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं है। डर और खौफ हमें अभी भी होता है। रोज़ इफ्तारी से पहले दुकानें बंद कर रहे हैं कि हम आराम से बैठे हैं, हम आराम से नहीं बैठ सकते। तो क्या वजह है सर? पुलिस बेहतर तौर पर काम नहीं करी, रेंजर ने 70-80% काम तो कर लिया था, यहाँ पर दहशतगर्दी का सफाया तो किया है उन्होंने, फिर क्या वजह है कि हालात फ़ौरन एक वाक़े के बाद ख़राब हो जाते हैं? हम लोगों को डर महसूस होता है। मतलब अगर यहाँ शाम को रेंजर्स खड़ी हो या पुलिस वाले खड़े हों तो हमें लोगों को महसूस हो, हाँ ये है। यहाँ कुछ भी नहीं है। कभी कोई पुलिस वाला चक्कर नहीं लगाता मार्केट का कि चलो जी उनको देख के खौफ से लोग ना आए, मगर ये सब कोई यहाँ पे कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमने कल दुकान बंद रखी, किस चक्कर में रखी थी? वो जो जुलूस है उसके चक्कर में बंद। आज हमें कारोबार होना चाहिए था, आज आपके सामने बैठे हैं। आम शहरी क्या समझता है कि उसके कातिल अगर गिरफ्तार होंगे तो कोई हौसला मिलेगा, कोई सपोर्ट मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि यहाँ दहशतगर्द अगर दहशतगर्दी करेंगे तो उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है? भाई अगर उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको सरेआम उनको सज़ा देते हैं, तब तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। वरना अब तो ये समझिए जब से हम साफ़ी साहब गए, जब से यहाँ पे और फ़र्क पड़ गया। अब लोग और डर खौफ फिर बैठ गया। जो डर खौफ हटा था ना, वो डर और खौफ फिर पैदा हो गया। तो ये डर और खौफ कैसे ख़त्म होगा? भाई ये तो लाजिमत है, हुकूमत हमारे लिए कुछ इक़दाम करे। हुकूमत आपके सामने कुछ भी नहीं कर रही। अब यही वो गली है जिस गली में आमतौर से रश होता था। आप देखें हम लोग सन्नाटों में बैठे हैं। जो कुछ भी देख रहा है भारतीय, जब तक रेंजर्स है, पुलिस है, थोड़ा सा काम करेगी, ये हाइडन में छुप जाएंगे, ये दोबारा बाहर आएंगे। आप यही तो हुआ है। आप तो सिलेक्टनेस है ये भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि रेंजर्स ने जो 70-80% दहशतगर्दों का जो सफाया किया है कराची में, और किसी हद तक तासुर उभरा के यहाँ पर अमन बहाल होना शुरू हुआ है, वो पानी का बुलबुला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम तो बचपन से देखे आ रहे हैं। तो सर आज फिर मुकम्मल तौर पर अमन कैसे आएगा? अमन कैसे आएगा? जितने दहशतगर्द हैं सबको सलाम दो, कोई भी हो। ये पीपल्स पार्टी वाले के अंदर नहीं है, सब फरिश्ते बैठे हुए, उनको भी तो पकड़ो ना भाई। ये सब जो भागे हुए यानी सियासी जमातों में जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनको भी पकड़ा जाए। तो पकड़ा तो है रेंजर्स ने, तालिबान को, सियासी जमातों को, दूसरी तमाम जमातों, सब भागे हुए। बाबा लाडला, ताजू, ये सब वहाँ से भागे हुए। उनको पकड़ो। ईरान चला गया, कोई तेहरान चला गया, कोई जायदान चला गया, किस को पकड़ोगे? सर रेंजर तो काम करिए, पुलिस बेहतर तौर पर काम नहीं करी ना। एक्चुअल तो पुलिस से अमन आएगा। वो तो एक ही तरफ कर रही है काम, एक से ट्रैफिक चला रही है। इस पहले सेगमेंट में हमने देखा कि कराची का आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वो इनसिक्योर है, वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा, वो खौफ और पैनिक अभी भी फील कर रहा है। और बुनियादी नुकता यही है कि कराची का अमन किस तरह रीस्टोर होगा। यहाँ पर बड़ों की बैठक हुई, यहाँ पर आर्मी चीफ भी आए और इसके अलावा चौधरी निसार, वज़ीर आला सिंध और डीजी रेंजर्स और दूसरे तमाम इदारों ने मिलकर एक बड़ा इजलास किया। और उसका आउटकम यही आया कि आर्मी चीफ का जो बयान है उन्होंने डायरेक्ट किया, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया तमाम इदारों को कि वो अपना किरदार अदा करें, इस ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेंगे। जो अहदाफ हमने हासिल कर लिए वो हम किसी को भी लूज करने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने कहा कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और दहशतगर्दों और मददगारों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। सो आर्मी जो है वो ओन कर रही है अपने तमाम अहदाफ को।
कराची के अंदर पीस जो है वो रीस्टोर भी करना चाहती है और रेंजर्स ने डिलीवर भी किया है। 70 से 80% कराची में अमन बहाल हुआ, लेकिन ये जो हालिया 2 वाक़यात हुए हैं इसने बड़ा सवाल खड़ा किया है तहकीकाती इदारों के लिए, दीगर एजेंसियों के लिए और पुलिस और रेंजर्स के लिए कि ये अमन जो है वो सस्टेनेबल बुनियादों पर किस तरह बहाल हो सकता है। बहरहाल जो हमारे सिविल हुक्मरान हैं उनकी गैर संजीदगी हमें अभी भी नज़र आई। असम्बली के अंदर वो 3-3 घंटों के इजलास कर रहे हैं, लेकिन बेहतर तौर पर इक़दाम उन्होंने अभी तक नहीं लिए। अवैध शाह की बाजियाबी और अमजद साबरी के जो कातिल हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। 9 रोज़ गुजर चुके हैं और पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है कि अमजद साबरी के जो मुजरिम हैं उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, उनको सज़ा दी जाए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी आम शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगा। सो बड़े फैसले किए गए कराची को महफूज बनाने के लिए और चौधरी इंतज़ार ने कहा कि कराची के शहरियों का डेटा हम इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर नई भर्तियाँ करेंगे और बेहतर तौर पर रिफॉर्म करेंगे। सवाल ये है कि ये तमाम फैसले हमें उस वक्त याद क्यों आते हैं कि जब यहाँ पर लाशें गिरती हैं, और कराची के हालात को मद्देनज़र रखते हुए शायद अब अमन की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है कि एक लाश और दूसरी लाश के दरमियानी ताहिरुल कादरी के धरने के हवाले से 2014 में भी एक धरना दिया गया जिसके काफ़ी मनफी असरात पाकिस्तान के सिस्टम पर पड़े और अब ये धरना पार्ट 2 आ रहा है और तारिक कादरी ने डेडलाइन भी दे दी है कि सितंबर में इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और एक पावर शो वो लाहौर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सवाल ये है कि इसके मुमकिन असरात पाकिस्तान की मईशत पर क्या पड़ सकते हैं। हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछला धरना जब हुआ था तो 4 से 5% रुपया पाकिस्तान का गिरा था और उसकी कदर गिरी थी। तो जब 4 से 5% रुपया अगर गिरेगा, डी वैल्यू होगा, तो 4 से 5% पाकिस्तान के कर्जे बढ़ जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के कर्जे 200 अरब डॉलर के हैं, तो 4 से 5% रुपया अगर गिरेगा तो 1000 अरब रुपया पाकिस्तान के जो कर्ज हैं अंदरूनी और बैरूनी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है तारिक कादरी के धरने का, वो ये कि दरामदात इसी तनासब से बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में जो तेल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, मज़ीद महंगा होगा और दीगर दरामदात भी महंगी होगी, तो महंगाई का एक नया तूफ़ान बर्पा हो जाएगा और बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। बजट खसारा भी बढ़ सकता है और इसके साथ साथ अगर ये बजट खसारा बढ़ता है तो पाकिस्तान की मईशत पर इंतहाई मनफी असरात इन तमाम चीज़ों के पड़ेंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की रेटिंग्स भी डाउनग्रेड हो सकती हैं और उसके साथ साथ जो GSP प्लस स्टेटस जो इसी हुकूमत में मिला था यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए, वो भी विड्रॉ हो सकता है। तो पाकिस्तान का रुपया गिर सकता है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ सकते हैं, दरामदात बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके साथ साथ जो महंगाई है उसका नया तूफ़ान बर्पा होगा। तो ये 6 से 7 चीज़ें इंतहाई मनफी हैं जिसके मनफी असरात पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान के आम शहरी पर पड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये अगर हुआ तारिक कादरी साहब के धरने की वजह से तो शायद पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज भी ना कह सके, क्योंकि इस वक्त इसाक डार साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो सितंबर 2016 के बाद हम IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। तो धरना पार्ट 2 शायद हमें IMF से छुटकारा ना दिला सके और ये तमाम मुमकिन असरात पाकिस्तान की सिस्टम पर पड़ सकते हैं जिसका मुतहम्मिल पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बेहद इसी पर तजिया लेंगे साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंध जनाब जुबैर मोतीवाला साहब का और देखते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। थैंक यू जी। सर धरना पार्ट 2 मईशत पर कितने मनफी असरात पड़ेंगे और क्या जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान के हवाले से जो हुकूमत इससे पहले कह चुकी है कि धरनों ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, ये बात दुरुस्त है? पहले तो सर इसका पोस्टमार्टम करें। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि धरनों ने डेफिनेटली नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब धरनों की बात आती है तो जो मुल्क का एक इम्प्रेशन जो है वो आपको जो सारी दुनिया को जो जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल डेफिनेट है कि इसका नुकसान तो हुआ और इस तरह की जो भी एक्टिविटी होगी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आप कहेंगे, उससे मईशत को डेफिनेट नुकसान पहुंचता है।
क्योंकि जो सिग्नल्स जाते हैं दुनिया को वो ये नहीं जाते कि इस्लामाबाद के एक डी चौक के अंदर एक धरना हो रहा है और एक जगह पे कन्फाइंड है, ऐसी खबर नहीं जाती। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों ने धरना किया है, ये न्यूज़ स्प्रेड होती है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं इस मुल्क से, वी आर एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम चाहते हैं कि इस मुल्क से एक्सपोर्ट बढ़े ताकि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ की जो मिले हैं। हमारा बाइंग पावर इतना नहीं है कि हम अपनी मसनूआत यहाँ बेच सकें, हम दुनिया को बेचना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि हमको लोगों को आने की ज़रूरत है। जब ये अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जब ये खबरें चलती हैं कि ये धरना हो रहा है और लोग यहाँ बैठे हैं 24-24 घंटे वहीं बैठे हैं, खा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इसका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही नेगेटिव जाता है और उससे डेफिनेटली यानी इतना नुकसान मईशत को पहुँचता है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल से अगर मैं आपकी असेसमेंट जान सकूं, जो हुकूमत कहती है कि नाकाबिले तलाफी, उसका मतलब ये है कि जितना बुरा नुकसान पहुंच सकता था मईशत को वो ये पहुंचा। उसके 2-3 मतलब होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, दहशतगर्दी की जंग में हमने $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान किया है अपनी इस मईशत का, और जो जानों का ज़या हुआ है वो तो इररिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना सर, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो $100 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दहशतगर्दी की जंग में। उससे कंपेयर अगर करें धरनों को, कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए जी, इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मैं उसकी बात ये करता हूँ कि वो इतना बड़ा नुकसान जो $100 बिलियन की जो आप बात कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान जो है ना हमारे जो जवान जो शहीद हुए वो है। उससे बड़ा नुकसान जो हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो आम शहरी शहीद हुए हैं, जो बच्चे बूढ़े सारे जो, वो बहुत बड़ा नुकसान है, वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ी सी मुश्किल होगी। हम इसकी बात करें कि ये कैसे नाकाबिल तलाफी है। देखिए जी, एक आपने अभी इरादा किया, मैं आपसे कहता हूँ कि आज रात को मैं जाऊँगा और बाज़ार से जाके मैं कोई चीज़ खरीदूँगा। अब आपने वो इरादा जब मुलतवी किया या मुलतवी करना पड़ा इन धरनों की वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अब वो दोबारा उसकी वो सेल नहीं होगी। अब वो एक दफ़ा उसकी जो सेल गई वो उस दिन की सेल थी जिससे उसके लोगों को रोज़गार मिलना था, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था, जिससे मईशत का पहिया चलना था। वो उस दिन नहीं चला। अब दूसरे दिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन का जो नुकसान है वो नाकाबिल तलाफी। तो सर यहीं पे ठहरे, यहीं पे आप दोस्त कह रहे हैं सर, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा मुलतवी हुआ, उसके बाद वो आए और हमारे साथ CPEC का एग्रीमेंट किया $46 बिलियन का। $38 बिलियन पावर के प्रोजेक्ट्स हैं और माशाल्लाह से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके हवाले से काफ़ी हद तक ठोस पेशरफ्त भी हो रही है। तो वो जो नाकाबिले तलाफी नुकसान वाली स्टेटमेंट है वो तो शायद दुरुस्त नहीं है। देखिए जी भाई, बात ये उस वक्त तो हो गया ना, ये तो चाइना था। देखिए, एक हमारी चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी फ्रेंडशिप जो है वो आप किसी तरह से वेइंग स्केल पे नहीं डाल सकते उसको। वो जो कहते हैं ना कि हायर देन हिमालयाज एंड लोअर डीपर देन सी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि चाइनीज़ और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बिल्कुल अलग तरह की है। वो उन्होंने मौके को देखा, लेकिन आप ये देखें कि इतनी फ्रेंडशिप होने के बावजूद चाइनीज़ प्रेसिडेंट को अपना दौरा ख़त्म नहीं किया, लेकिन मुलतवी ज़रूर करना पड़ा। इट वॉज पोस्टपोन फॉर प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम, एंड दैट अप्रोप्रिएट टाइम कब अराइव हुआ? जब वो धरने नहीं थे। ये तो बात क्लियर है। अगर वो धरने कंटिन्यू करते तो उसको जब आए, लेकिन मटेरियलाइज कंप्लीटली हुआ। मटेरियलाइज कंप्लीटली इसलिए हुआ कि चाइनीज इंटेंशंस और पाकिस्तान आर डिफरेंट। आप ये समझें, हमारी और उनकी इंटेंशन अगर कोई और मुल्क होता तो ये शायद हमारे को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाता फॉर गुड। लेकिन ये भी डिले जो हुआ, डिले इज अ नुकसान। जब आप डिले करते हैं तो उन दिनों का नुकसान जो हुआ, CPEC, आप ये देखें, इन तमाम बातों को छोड़ दें। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी मीडिया ने बड़ी ज़ोरों शोर से उसको खबर को इशार की कि CNC जो हमारे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कि CPEC इस मुल्क का प्रोजेक्ट है, CPEC हमारा प्रोजेक्ट है, इसको किसी कीमत पे भी डीरेल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। शायद यही अल्फाज थे कमोबेश CNC के जो थे। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? ये इन्हीं सियासी प्रॉब्लम्स को क्रिएट, ना हुकूमत बैठी हुई हुकूमत करेगी, ना अपोजिशन करेगी, ना और पॉलिटिशियंस करेंगे, होगी। CPEC के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस फौज ने कहा कि बर्दाश्त नहीं। इसीलिए ओनरशिप उन्होंने ली, इसीलिए ओनरशिप ली या लेनी पड़ी। ये बड़ी लंबी और एक तवील बहस इसके ऊपर हो सकती है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन बात ये है कि ये इनको इसमें इंटरवीन करके ये स्टेटमेंट देना पड़ा और आज उन्होंने उसकी ओनरशिप ली है और वो हर कदम पर CPEC के इम्प्लीमेंटेशन में हमारी फौज हुकूमत के शाना बशाना चल रही है, उसके ताउन के साथ। फेयर एनफ सर, यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि पहले चीज़ें मटेरियलाइज होती तो शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता, शायद उससे इमेज पॉज पहले रीस्टोर हो जाता।
सर धरने के साथ साथ मैं इस बात को जल्दी क्लोज करूं ताकि नया जो धरना क्रिएट होने जा रहा है जिसके हवाले से कादी साहब आ चुके हैं और पर तोल रहे हैं उस पर भी मैं बात करता हूं। सर दूसरी जो लोड शेडिंग का मसला है, जो हमारी बरामदात गिरी हैं या एनर्जी क्राइसिस है, गवर्नमेंट तो उसका भी ब्लेम करती रही है धरनों पर, तो वो किस हद तक दुरुस्त है? वो तो दुरुस्त बात नहीं है। मैं नहीं समझता। जो रिफॉर्म्स लानी थी, जो ततीरी अमल करना था, जो अपॉइंटमेंट्स करनी थी, जो प्रोसेस को आगे चलाना था, वो तो नहीं रुकना चाहिए था ना सर। लेकिन बात ये है कि ये जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी मुल्क में होती है तो जो हुकूमत वक्त होती है उसको इसका एडवांटेज मिलता है। आपने दिया ना एडवांटेज, पॉलिटिकल पार्टीज ने धरना करके ये एडवांटेज हुकूमत को दिया तो वो ये कह सके जी धरनों की वजह से सारा काम है। लेकिन मैं सारा 100% गवर्नमेंट का स्टेटमेंट को गलत नहीं मानता। मैं मानता हूं कि पार्शली ये बात ठीक है कि धरनों की वजह से कई रुकावटें कई होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क पड़ता है। जो हुकूमत वक्त होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे जब अब बात कर रहा हूँ और आप अगर किसी तीसरे शख्स से बात करना शुरू कर देंगे तो मेरे और आपकी गुफ्तगू में तो खलल आएगा, तो फर्क भी आएगा, समझ में भी फर्क आएगा। आपको मेरी बात समझनी मुश्किल हो जाएगी जब आप दो आदमियों से बात करें। जब आप अपना उनका कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ जाएगा, धरने हो रहे हैं, असेंबली के बाहर लोग खड़े हैं, लोग उधर बैठे हुए हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया पूछ रही है कि इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व क्यों नहीं करते, और आप महीनों तक वहाँ खड़े हुए और बैठे हुए, तो डेफिनेटली इससे इकोनॉमी को भी असर पड़ता है। तो कंप्लीट पर्सपेक्टिव में आज हम अगर डायसेक्ट करते हैं और आप जैसे कि कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की बात दुरुस्त है कि रिफॉर्म्स भी रुकी और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट पहले आनी थी, जो तासुर पहले बेहतर होना था, वो डिले हुआ, तो उसकी बहुत भारी कीमत अदा की। बात आगे चलते हैं सर, आगे चलते सर। धरना जो हुआ, जैसे कि आपने बताया कि बहुत भारी कीमत हमने अदा की, रिफॉर्म्स नहीं हुई और सारा जो प्रोसेस है वो रुक गया। लेकिन सर जो बुनियादी नुकता कि जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आनी थी, जो हमने सूबों के साथ मिलकर जो है बेहतर तौर पर कोऑर्डिनेशन करनी थी, फिजिकल साइड पर मर्दनशुमारी करा के बेहतर तौर पर चीज़ों को असेस करके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ चलना था, वो तो हमें बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में आते नहीं, ना इमरान खान साहब, ना नवाज शरीफ साहब। अभी तक सारे काम जो एडहॉकिज्म वाले थे वो एडहॉक काम के मैं अभी पावर दे देना है लोगों को, मैं उसी के ऊपर लगाऊं, तो लॉन्ग टर्म वाली जो चीजें हैं वो तो जाहिर है पसे कुछ करी जाएंगी, क्योंकि मेरा पैसा उधर लग रहा है, मेरी एनर्जी उधर लग रही है, मेरी कंसंट्रेशन उधर लग रही है। अब आप अगर एनर्जी के पीछे जाएंगे तो बात, अब आप देखें कि सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आती, इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आती, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ती, एक बड़ा सवाल है। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर मुझे पूछ रहे थे वो ये क्यों नहीं बढ़ता, मैंने इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस, और ये आज के रीजंस नहीं है, ये रीजंस जो हैं ये काफी टाइम के रीजंस हैं। अगर इसको आप देखने जाएं कि अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड एक आता है एक्सपोर्ट सरप्लस। ये शायद कई लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है। एक्सपोर्ट सरप्लस जब तक आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे। अगर एडहॉकिज्म पे ही चलना था तो सर ना हमने धरने से पहले सीखा, ना धरने के बाद सीखा, यही मसाइल आ रहे हैं ना। आज सर हम 21 अरब डॉलर को भी मीट कर लें जून 30 तक तो बड़ी बात है। बांग्लादेश की 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, 325 भारत की एक्सपोर्ट्स है। दुनिया सर कहाँ जा रही है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम जो 25 अरब डॉलर की जरदारी साहब की एक्सपोर्ट्स थी उसको भी मीट नहीं कर पा रहे। सिंपल जवाब है, मैंने ये बात, तो सर पॉइंट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विजन क्यों नहीं है? ये बात मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, एंड दे ऑल एक्सेप्ट, दे अप्रिशिएट दिस। मैं आपको बताऊं इस वक्त एक बात तो पक्की है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ बड़ी है कि जी वो बिल्कुल हमारी जो बात आती है उनको समझ में आती है, वो बहस करके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये अलग बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। सर पॉलिसी में भी तो रिफ्लेक्ट हो ना, पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम ये कहते हैं कि आप अगर बांग्लादेश वाले सिस्टम अगर हमको दे दें फिर हमको हमारे गिरबान को आप पकड़ ले कि जी ये तुमको बांग्लादेश वाली प्राइस दी, अब आज ये तुम्हारा 12 बिलियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, इसको तुम 25 बिलियन कैसे नहीं किया तुमने। देखिए मैं आपको बताऊं ये मोबाइल है, इसको अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं बांग्लादेश में इसकी कॉस्ट आती है 80 सेंट, मैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करता हूं उसकी कॉस्ट आती है $1। कैन आई सेल दिस इन द वर्ल्ड मार्केट? कोई मेरा Absolutely not. देखिए मैं कमोडिटी सप्लायर हूं। एक बात तो गवर्नमेंट को ये समझनी चाहिए कि वी आर अ कमोडिटी सप्लायर, हम कोई फैशन डिजाइनर नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते दुनिया के अंदर, दुनिया के कोई भी ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते, दुनिया के ब्रांड्स को हम सप्लायर हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो सर मेरा नुक्ता यही, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है सर, मेरा नुक्ता यही है कि अगर आपने बेहतर विजनरी अप्रोच के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को नहीं अपनाया
तो क्या सीखा है सर फिर हमने? बात यह है कि सिर्फ धरनों से नहीं सीखना, हमने अपने माजी के एक्सपीरियंस से सीखना है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए उनके पास इस वक्त तो रूम ही नहीं है, थोड़ा बहुत सर धरने के बाद तो ज्यादा सीखना चाहिए था कि उन्होंने चैलेंज दिया है तो अब हम काम कर लें सही मैं आपको बताऊं, आपके घर का बजट ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपकी तनख्वाह 1000 रुपया है और आपने प्रायोरिटीज की कहाँ देनी है? घर का किराया पहले देना है आपने, फिर जो उधार दिया हुआ है वो देना है, फिर आपने जो ग्रोसरी लानी है उसके पैसे करने, फिर स्कूल की फीस देनी है, इसके बाद कपड़े शपड़े ये वो सारी चीजें सब बात की हैं। ये 4 चीजें पहले आप पूरी करेंगे। इसी तरह से मुल्क है, मुल्क के अंदर आपको क्या देना है? डेट सर्विसिंग सबसे पहला है, इसके बगैर आप दुनिया में खड़े रह सकते। आपका पौना बजट चला, फिर आपका डिफेंस दूसरा है जिसमें आपका 17% बजट चला जाता है, फिर इसके बाद तीसरा गवर्नेंस है, फिर आपका पीएसडीपी तो चौथे नंबर पर आता है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं बचते, हमारे पास पैसे तो सर रेवेन्यू जनरेट करें ना। रेवेन्यू बहुत है, रेवेन्यू पर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप अगर 1000 बिलियन रुपए डेट सर्विसिंग में दे दें, 1300 इस बजट में देंगे, आप 1326 अरब रुपया, 13,000 के करीब दिया। आप मुझे बताएं कि 1000 का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1000 का मतलब होता है 1/3 ऑफ योर बजट। सर 30 लाख की लिस्ट निकाली थी नादरा ने कि जिनसे आप जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं, जो अशराफिया हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है। तो सर इसहाक डार साहब ने उनको टारगेट क्यों नहीं किया? मेरा यही तो इशू है। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। सर अब मुझे बताएं, धरना पार्ट 2 आ रहा है, तो आप समझते हैं कि इसके इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे? रिफॉर्म्स पहले नहीं हुई, डॉकिज्म पे हम पहले चल रहे हैं, जैसे कि आपने फरमाया गवर्नेंस नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं है, ना सूबों की ना वफाक की, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट में जो किरदार है वो आपके सामने आ चुका है कि जो TORs हैं जो हुकूमती और अपोजिशन जमातों का है उस पर इत्तफाक नहीं हो रहा, कौम भी मायूस हो रही है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। अब आप कैसे देख रहे हैं कि इसके कितने मनफी असरात पड़ सकते हैं सिस्टम पर? सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करे। बात यह है कि ये धरनों पे हम मुतम्मिल नहीं हो सकते। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आने के बाद यहीं से नुक्ता हम जोड़ेंगे। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद हम इसी इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू को डिबेट कर रहे हैं कि धरना पार्ट 2। तायो कादरी साहब सड़कों पर दोबारा आने की नवीज़ सुना चुके हैं, पहला शो कर चुके हैं और सितंबर तक की डेडलाइन दी है। तो ये धरना पार्ट 2 मईशत के लिए कितना नुकसानदेह होगा, इस ब्रेक भरना है धरना पार्ट 2, इसके मईशत पर कितने मनफी असरात पड़ेंगे। पहले धरने के इंतहाई मनफी असरात पड़े हमारे सिस्टम पर, जिसको डायसेक्ट किया ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने। और जब भी धरना आता है और सियासी अदम इस्तेकाम होता है, ज़ुबैर साहब आप एग्री करेंगे कि उससे करेंसी गिरती है, रुपया गिरता है तो हमारे कर्जे बढ़ते हैं, हमारा डेट बढ़ता है, हमें इसी रेवेन्यू में से, इसी किटी में से ज़्यादा पैसा जो है वो देना पड़ता है एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट की सूरत में। 200 अरब डॉलर का डेट है जो कि ऑलरेडी बहुत हद तक बढ़ चुका है, और फिर हमारा बजट खसारा बढ़ता है, फिर ज़्यादा महंगाई होती है। तो सर ये विशियस साइकिल इसी तरह चलता है। बिल्कुल ठीक है, आपने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि इसी देखिए आपकी डिवैल्यूएशन जब होती है करेंसी की तो आपकी डेट बढ़ जाता है, रूपी टर्म्स में आपका डेट बढ़ जाता है, सीधी सी बात। और जब आपका कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो है वो रूपी टर्म्स में, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वक्त इन चीज़ों को अवॉइड करें, और सबको इस बात को समझना चाहिए, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, व्यापारी, आम लोग, आम आदमी, यानी एवरीबडी, वोटर, सबको समझना चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर मजीद इस तरह की जो है ना, इस तरह की चीज़ों के मुकाबले नहीं हो सकते किसी सूरत में। अगर हम ये करते हैं, देखिए मनफी असरात का ये जो पार्ट 2 आपने बनाया है फैंटोमस पार्ट 2 की तरह, लेकिन ये है कि बहरहाल ये पार्ट 2 जो धरना है ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट अपने इख्तियारात में जितनी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनके साथ बैठ कर उनके जो मामलात हैं इंगेज करें, इंगेज करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, और नहीं होते हैं तो उस तरह से करें कि मईशत पर इसके असरात कम से कम हो। आज मईशत थोड़ी सी आगे बढ़ी है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके मैक्रो इंडिकेटर्स देखें पाकिस्तान के तो दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आप इन टर्म्स ऑफ रेटिंग देख लें, आप मूडीज की पुअर देन मूडीज की रेटिंग देख लें, वी हैव गॉट अप इन द रेटिंग। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, वी हैव गॉन अप इन द रेटिंग। आप गवर्नमेंट लोगों का कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट देखें, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखें, वही आप बैंकों के रिजल्ट्स देखें, आप स्टेट बैंक की आखिरी मैं बस कॉम्प्लीमेंट स्टेट बैंक को हमेशा बड़ी फ्रैंक रिपोर्ट देते हैं। इस दफ़ा की रिपोर्ट के अंदर पिछली रिपोर्ट से कुछ बेहतरी नजर आती है। तो ये अगर हम एक थोड़ी सी हल्की सी चाल
वो उस तरफ चल पड़े, इस तरफ जाने की जगह पे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ जाने लगे। और ये सारी खबरें जो हैं ये भी बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सर होना नहीं चाहिए, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर होता है, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए। गवर्नमेंट बदकिस्मती से इंगेज नहीं कर पा रही। मियाँ साहब भी अभी नई नई सर्जरी हुई है, वो भी वहाँ पर जो है वो बिज़ी हैं। लेकिन अब सर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट अगर इंगेज नहीं करती है और धरना होता है, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन, वहदतुल मुस्लिमीन और इसके अलावा दूसरी तमाम सियासी जमातें ज्वाइन करती हैं इस धरने को, तो आप समझते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स मज़ीद गिरेंगी, रुपया मज़ीद गिरेगा, हमारा कर्जा मज़ीद बढ़ेगा? लेकिन ये सारी बातें तो अगर कोई धरना होता अल्लाह ना करे तो मैं समझता हूँ कि इन सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कुछ कम भी हो सकते हैं। डिवैल्यूएशन भी हो सकती है जब आपकी इकोनॉमी फंक्शन नहीं करेगी, जब आपकी टैक्स मशीनरी को फंक्शन करने को मौका नहीं मिलेगा, जब टैक्स कलेक्शंस नहीं होंगे तो लामौला आप जो है ना लैप्स करेंगे कई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से आपकी रेटिंग भी कम हो सकती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि हमको उसको किसी सूरत में भी उसको हटाना है। एज अ बिजनेस कम्युनिटी, एज समबडी हु रिप्रेजेंटेड द बिजनेस कम्युनिटी, मैं ये चाहूँगा, मेरी खुश जो भी आप समझ लें इसको कि मेरे ये बड़ी नेक ख्वाहिशाती हैं कि ना हो, अगर होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी ज़रूर इनसे अपील करती है कि कोई और राह तलाश करें। ये जो धरना और वहाँ बैठना ये मुल्क की मईशत को, तो सर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है ना कि जो सानिया मॉडल टाउन है उसके हवाले से उन्हें इंसाफ दे दे, उनकी जो रिपोर्ट है ना वो पब्लिक करती है, तो एक तरफ तारुक कादरी साहब को जवाब मिलता है, दूसरी तरफ सर अगर आप देखें तो जो TORs की कमेटी है उसमें कंसेंसस नहीं हो रहा। उसमें हुकूमत कहती है कि वज़ीर आज़म साहब का नाम आप ज़बरदस्ती से डाल नहीं सकते, अपोजिशन जमातें कहती हैं नुक्ता आगाज़ वज़ीर आज़म साहब से होगा, तो वहाँ पर भी डेडलॉक है, इधर भी डेडलॉक है, तो फिर क्या करें सर? हल तो फिर हुकूमतों को ही निकालना पड़ता है। हल तो हमेशा जब भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे हुकूमत ठीक हो या ना हो, हल तो जो आदमी पावर में बैठा है उसने ही निकालना है। ये नहीं हो सकता कि कोई और आके हल निकाले। इसके अंदर कोई मीडिएशन की वजह से ही ये कमेटी बनी कि कोई ऐसा आर्बिट्रेशन मीडिएशन हो जाए जिससे हम TOR को बना लें और आगे जो है ना गाड़ी चलने की। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये TOR की मामला जो है वो ठीक होंगे और आगे चलेगी। देखिए जहाँ तक ये दूसरे मामला हैं जहाँ जिनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेना है, देखिए इंसाफ हर एक का हक है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए और इंसाफ हुकूमत को भी मिलना चाहिए, उस इंसाफ इनको भी मिलना चाहिए। और हुकूमत का इंसाफ क्या है? और आवाम को भी मिलना चाहिए, जिनका पैसा डूबा है पैनामा में, दूसरी जगह। देखिए बात यह है कि इंसाफ ऐसी चीज़ है कि कोई इसको कोई इनकार नहीं कर सकती, ना हुकूमत कर सकती। इंसाफ सबका हक है और सबको मिलना चाहिए। यहाँ हम जो बहस कर रहे हैं वो ये है कि ये जो इकॉनमी को इससे जो प्रॉब्लम पहुँचेगा, मैं तो कहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह वज़ीर आज़म को जल्द सेहतियाब करे और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजे ताकि वो इन मामलात को हैंडल करें और आगे चलाएं और उसको चलते चले जाएं। इसाक डार साहब अपने कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो जो है ना वो करके TORs के ऊपर फैसला करवाएं, बाकी जो हुकूमत की मशीनरी है उसको चलाने की और बाकी सारे वज़रा वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब एक चीज़ लिंगर ऑन हो रही, इसको अब काफ़ी माह हो गए हैं कि ये हो रहा है, आवाम ये चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि हमें वो इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें हम इन चीज़ों से अपने कारोबार के ऊपर जो है ना तवज्जो दे सकें। हम वो एटमॉस्फेयर चाहते हैं जिससे हम कारोबार के अंदर कोई जिद्दत ला सकें, कोई नई मार्केटें ढूंढ सकें, कोई अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। ये हमारी कोई एफिशिएंसीज हैं उनको हम ला सकें, जो इस वक्त जो कैपेसिटीज अनयूटिलाइज्ड हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें और उसके लिए हम मोस्ट एफिशिएंट वेज एंड मीन्स को ला सकें। अगर हमने किसी बाहर के लोगों को यहाँ ला के काम पे भी लगाना है, आज वो तैयार नहीं होते, उनको हम ला सकें। इन चीज़ों को हम ऐसे करें जैसे बांग्लादेश ने किया, जैसे इंडिया ने किया। आप इंडिया को सीखें दूसरे मुल्कों से, हम कहीं और ना जाएं। हम 5 मुल्कों का, मैंने पहले भी कहता हूँ, आपके तवज्जो से फिर कहता हूँ कि जी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया और वियतनाम, ये हमारे 8 राइवल्स हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। नॉट राइवल, मैं आपको लोगों को ये बताऊं, आवाम को इसमें खुशी होगी कि किसी सूरत में भी ये हमारे राइवल क्वालिटी की टर्म्स में नहीं। हम क्वालिटी हमारी इन सबसे अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है जिन सेक्टर्स में, उनसे कम कहीं नहीं है। हमारे कभी भी हम अपनी क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर्स हमको डिनाई पाकिस्तान को नहीं हुए। हम जो क्वालिटी बनाते हैं, हम दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स में मेड इन पाकिस्तान का कोई ब्रांड ले लें, नाइकी, एडिडास, आप कहीं ले लें, हम सबके सप्लायर हैं।
लेकिन हम जहाँ मार खाते हैं, जहाँ प्रॉब्लम में आते हैं, वो है प्राइस। वी लूज ऑन प्राइस ओनली एंड ओनली ऑन प्राइस। और प्राइस पे हम इसलिए लूज करते हैं कि हमारी कॉस्ट इन पांचों ममालिक से हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा है, हमारा कन्वर्जन कॉस्ट ज़्यादा है, हमारी इफिशिएंसीज पूरी हम ले नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दुरुस्त कह रहे हैं। और इसी तरह पूरा एक प्रोसेस है, जैसे आप कह रहे हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं। सर, रुपया तकरीबन 4 से 5% गिरा था पिछले धरने में। 4 से 5% रुपया गिरना हमारे जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी हिट है। जो दरामदात होंगी वो भी महंगी होगी, महंगाई फ़ौरन बढ़ जाएगी, जो भी चीज़ इंपोर्ट होकर आएगी फ़ौरन बढ़ जाएगी। और फिर जब बजट खसारा बढ़ेगा, जब कर्जे बढ़ेंगे, बजट खसारा बढ़ेगा, तो उसके मज़ीद मनफी असरात पड़ेंगे। बिजली महंगी होगी, उसके अलावा गैस महंगी होगी, तमाम चीज़ें। तो किसी तौर पर भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, चाहे एक तरफ से देखें चाहे दूसरी तरफ से देखें। तो 4-5% रुपया अगर गिरता है तो ये इस बार कितना खतरनाक हो। सीधा सा हिसाब ये है कि 1300 अरब रुपया आपकी डेट रिटायरमेंट है, 60 अरब रुपया आपका डेट बढ़ जाएगा। सिर्फ ये 4 से 5% फर्क होने से, जो हम किसी सूरत में भी कैटर नहीं कर सकते। 60 अरब डेट बढ़ जाएगा। 60 अरब सीधा सा बात है कि आप 13 आया और 5% अगर गिरा, 60% आपका डेट सीधा बढ़, तकरीबन 60% आपका डेट। और ये 60 अरब रुपया इतना मुश्किल है बजट में कलेक्ट करना। आप समझ लें कि उसकी कोई ऐसा नहीं है कि हम आज जब हम रिवाइज करते हैं FBR का जो टारगेट है, उसको कैसे रिवाइज करते हैं कि जी 43.2 रिवाइज किया है, जी 21.7 किया है। तो इन एक एक रुपए की पाकिस्तान के लिए अहमियत। यानी सर, उसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि कराची 15 दिन मुकम्मल तौर पर, बेहतर तौर पर पैसा जनरेट करे, मजीद 15 दिन एडिशनल हम कराची को चलाएं तो 60 अरब रुपये आएगा। तो 60 अरब रुपये आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को नहीं, आवाम को ये समझना चाहिए, आवाम को ये समझना चाहिए कि ये जो हिट है ये कहाँ आके लगती है। ये सारी हिट PSDP पे जाती है, कहीं और नहीं जाती। गवर्नेंस को ये कोई ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी तनख्वाह बंद कर देती है, ये गवर्नेंस खत्म हो जाती है, या कोई किसी जगह के खर्चे कम हो जाते हैं। ये जहाँ जाके हिट लगती है वो PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्हीं के अंदर वो कटौती आती है, और वो आपका प्रॉब्लम है। और आपकी जो जिन चीज़ों की आप बातें कर रहे हैं, पावर की, बिजली की, पानी की, सूरेज लाइन्स, ये सब के ऊपर इसकी हिट आती है। और प्रोविंसेस के जो उसके लेवीज हैं उसके ऊपर हिट आती है। तो ये सारा हिट उसके ऊपर आता है। और ये एक्चुअल जो है ना, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा आवाम की कमर के ऊपर बोझ है। कम होना, उसके टैक्स का कलेक्शन का कम होना, लोगों को पैसे नहीं देना। तो सर, जो तेल हम दरामद कर रहे हैं, तो तेल भी फिर और महंगा होगा, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होंगी, तो गरीब बंदे पर डायरेक्ट हिट आएगी। जो 1 लीटर पेट्रोल पंप से डलवा रहा है, वो अगर 70 रुपये का ले रहा है तो वो 75 या 80 रुपये का लेगा, तो फ़ौरन सर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो सर, ये तो बहुत ख़तरनाक और मनफी असरात हैं। महंगाई भी बढ़ेगी, इकॉनमी के लिए भी ख़तरनाक है, और जनरली भी अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं हो सकती। लेकिन ये इसहाक डार साहब बड़े लकी आदमी हैं, इनको हर साल विंडफॉल मिल जाता है इन द शेप ऑफ ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन। वो बहुत बड़ा एक चंक ऑफ मनी जो है वो उनका बच जाता है। डॉलर अर्न्ड एंड डॉलर सेव्ड इज ऑलमोस्ट टू सेम, बहुत बड़ा। और ये डेफिनेटली अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो ये ऐसा होगा कि आप समझ लें कि जो है ना, एक आदमी मर रहा है, उसको एक और जो है, और वो दुनिया के लिए नहीं बढ़ेंगी, हमारे लिए बढ़ेंगी। हमारे लिए तो बढ़नी है ना। देखें जी, वी आर नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। हम नहीं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है उनको तो हिट आएगा। और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है आज, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के शिकार हैं आजकल, जो सऊदी अरेबिया को देख लें, सबको देख लें, ऑयल एक्सपोर्टिंग सारे प्रॉब्लम में आज हम ठीक हैं, वो बड़े खराब हैं। लेकिन हमारा ये जो है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ऐसी बात भी ना करें। उस बात सुनने में मुझे डर लगता है कि अगर ये पेट्रोल, अगर ये $40 का अगर $80 भी हो गया, तो मेरा ख्याल है कि आज की जो इकॉनमी पाकिस्तान, जिस तरह का सेटअप हमने किया है, जिस तरह के हमने PSDP प्रोग्राम्स किए हुए हैं, जिस तरह के हमने डेट सर्विसिंग की है, पाकिस्तान इस दफ़ा डेट सर्विसिंग बड़ी एक्चुअल टर्म्स पे की है और पूरी की है। नया कर्जा लेंगे इस साल नौकरी से, और गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे सकती, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अब जॉब क्रिएशन कहाँ होगा? प्राइवेट सेक्टर में होगा। और प्राइवेट सेक्टर के जॉब क्रिएशन के लिए आपने क्या करना है? जो बांग्लादेश ने किया, उसने अपनी पूरी कौम को किया कि उन्होंने इंसेंटिव भी दे दिए, गैस भी काम कर। अगर आपका 12 बिलियन का एक्सपोर्ट 24 हो जाए, मैं आपको बताऊं, हमको लोग बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं। और ये जितना टेररिज्म है, जितना एक्सट्रीमिज्म है, जितना ये प्रॉब्लमेटिक है, जितने ये जो लोग नारे लगाते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा,
सिर्फ बात ये है कि देखिए जी, मेरे पास पैसा होगा ना, तो मेरे को अगर पीने को पानी नहीं मिलेगा ना, मेरी नौकरी लगी होगी ना, तो मैं 2 कनस्तर खरीद लूंगा पानी पीने की, और मैं वो रोड के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नौकरी है। मैं तो सर काम पे जाना, ना हमने गरीब बंदे काम पे लगाना है, पैदा किया है, काम पे तो लगाया नहीं है ना हमने सर। काम पे लगाने का तरीका ये है कि हम ये एक सेल बनाएं मिनिस्ट्री में, एक सेल बनाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कि ये जो इंडस्ट्री है कि सेक्टर वाइज बना लें, कि टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, जो कुछ भी जितने सेक्टर्स हमारे, जितने पोटेंशियल सेक्टर्स को बनाएं कि भाई ये इंडस्ट्री में ये 120 इंडस्ट्रियां हैं, इसमें जुबैर साहब की इंडस्ट्री क्यों नुकसान कर रही है, बुलाओ इनको, हाँ भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ है। होता ये इंडिया में ये कर रहे हैं, इस सेक्टर वाइज दे अंडरस्टैंड, दे डोंट गो आफ्टर दोस पीपल हु आर मेकिंग प्रॉफिट। इवन सर सेक्टर वो उनके पीछे जाते हैं और जो नफा नहीं डिस्ट्रिक्ट भी करें। देखिए एक बात, लाड़काना की इंडस्ट्रियां क्यों कोलैप्स कर रही हैं? देखिए एक सेक्टर वाइज की इंडस्ट्रियां बिल्कुल आपको और ज्यादा वैलिड है, इसको सेक्टोरल प्लस ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वाइज उसको आप एवेल्युएट करें। और मैं ये कहता हूं कि आपको वहां होना ये चाहिए कि अगर आप देखें यहाँ हम पीनलाइज उसके पीछे पड़ जाते हैं जो नफा करता है, अब वहां वो उसके पीछे गवर्नमेंट पड़ती है जो नफा नहीं करता है। भाई तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, तुम्हारे कहाँ प्रॉब्लम है, उन्होंने इस तरह से उसको रखना है। आज हमने ये देखना है कि एक बात मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि कोई इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पैसे कमाता है तो वो शायद एक अच्छी गाड़ी ले ले, अच्छा घर ले ले, इसके अलावा वो री इन्वेस्ट करता है, और जब भी री इन्वेस्ट करता है एक नई जॉब्स एब्सोल्युटली, और वो गवर्नमेंट का बोझ हल्का करती है, लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। सर आखिरी सवाल, तो अब ये जो धरना पार्ट 2 अल्लाह ना करे हो, लेकिन लग रहा है क्योंकि कादरी साहब आ चुके हैं कनाडा से, पहला शो कर चुके हैं, पार्टियों ने उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती कर दिया है, सियासत भी हो रही है, तो दोनों को जवाब फराहम कर दिए हैं हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से। पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन जमातों को, पार्लियामेंट में बाहर कादरी साहब को, तो गैर रियासी अनासर के लिए भी एक स्पेस क्रिएट कर दी है, जो कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है एक दफ़ा फिर। तो आप समझते हैं कि इस बार फ़ौरन से पेशतर ईद से पहले हुकूमत ये दोनों मसाइल हल कर सकती है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, ताकि धरना पार्ट 2 ना हो? देखिए जी, बात यह है कि इसको ये कहना मेरे लिए, कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से नेगोशिएशंस चल रही हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये दोनों जो है ना मामलात को हल करने में गवर्नमेंट कामयाब हो, क्योंकि अब ये मुझे समझ ही नहीं आता कि ये इसको तूल देना किसके मफाद में है, इन मुलाकात को तूल देना मफाद किसके मफाद में है। शायद ये अपोजिशन समझती है कि हम इसको तूल देंगे तो हमारे साथ हर जमात समझती है उनके मफाद में, और हुकूमत शायद ये समझती है कि हम तूल देंगे तो हमारा इक़्तिदार तवील हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी समझ से बालातर है, लेकिन मैं सिर्फ ये अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस धरने को टाल दे, और जो है ना ये मुल्क अब इन बातों का मुतामिल नहीं हो सकता। हम एक तरफ चल पड़े हैं, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होती हुई नज़र आती है, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ पिकअप होती हुई नज़र आती हैं, उसको चलने दें। मेरी तमाम पॉलिटिशियंस से और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि ये यार इन मामलात को हल करें और इस मुल्क को चलने दें। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद थे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंध और मारे माशियात। उन्होंने डायसेक्ट किया पिछले धरने को भी और इस धरने को भी कि प्रोबेबल है, मुमकिन क्या खदशात और ख़तरात हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ज़ुबैर साहब की बात 100% दुरुस्त है कि धरना नहीं होना चाहिए, कि धरना पार्ट 2 नहीं होना चाहिए, जवाब भी फराहम नहीं करना चाहिए, चाहे कादरी साहब हों चाहे दूसरी सियासी जमातें हों, ताकि वो आएँ और इसको टूल दें और इसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करें। सो हुकूमत का काम है कि इस मसले को हल करें। ईद से पहले पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी कादरी साहब को इंगेज करें, मसले को हल करें, और अगर धरना हुआ तो उसका डेफिनेटली इस बार बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हमारी मईशत को पहुंचेगा। तो रुपया भी गिरेगा, हमारे कर्जे भी बढ़ेंगे, हमारी बरामदात भी गिरेंगी और हमारी दरामदात भी बढ़ेंगी, और गरीब बंदा भी इसकी कीमत अदा करेगा और पाकिस्तान की मईशत भी इसकी कीमत अदा करेगी, क्योंकि उसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।